नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण वाली सीरीज में दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका आखिरी वाला सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कंप्लीटली व्यक्तित्व विकास वाली सीरीज में मैं आपको 8 पार्ट देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका 8वां पार्ट। तो आज के साथ में हमारी क्लासेस हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी और इसके आगे भी अगर आपको कवर करना है तो आप लोग अब मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका एक मॉडल पेपर भी आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। और दोस्तों साथ आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि जिन दोस्तों के भी कल पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, और अच्छे से पेपर दीजिएगा। और यदि आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो कृपया करके पार्ट नंबर 1 से इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा। मात्र 8 लेक्चर मैंने लिए हैं इस वाले सब्जेक्ट में, 8 लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। कंप्लीटली एमसीक्यू पर ही बात की है, जिसमें 250 के समथिंग एमसीक्यू हो चुके हैं, है ना, या कल मॉडल पेपर प्रोवाइड करने के बाद में 250 समथिंग हो जाएंगे। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन इतने क्वेश्चनों पर डिस्कस हम कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो भी नए छात्र हैं उनको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करें। आपके आवश्यकता के सभी टॉपिक आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये आपका सिलेबस था जिसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सेशन आपको कवर करवाया है। ठीक है, पार्ट के अकॉर्डिंग लिखा हो, जैसे कि यूनिट 2 में हमने कौन कौन सा पार्ट लिया, तो पार्ट 3 और 4 हमने 2 यूनिट को कवर किया है, और यूनिट 3 को हमने पार्ट 5 से लेकर 8 तक के अंदर कवर किया है। ठीक है ना। तो दोस्तों लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक कौन सा है? दोस्तों आज का सेशन हम थोड़ा सा स्पीड से लेंगे, कम से कम समय में लेने का प्रयास करेंगे। कल पेपर है आपका, आपको और भी बहुत कुछ कवर करना है, तो ज्यादा हम डिस्क्रिप्शन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक हमने जितनी चर्चाएं की है उसके माध्यम से आप इस सब्जेक्ट से लगभग परिचित अब हो चुके हैं। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ऑप्शन लेते हैं इसका डायरेक्टली। पहला ऑप्शन है अनुवांशिक प्रभाव, या जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों पूछा गया कि व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन सा है, तो जैविक निर्धारक जो है आपका अनुवांशिक प्रभाव होगा। ठीक है ना। जैविक निर्धारक कौन सा होगा? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक अनुवांशिक प्रभाव होगा। अगला प्रश्न है कि बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण, बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण, इनके नाम याद रखिएगा खाली आप लोग। ठीक है ना। तो बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण जो है ये पूछा गया कि कौन से विद्वान ने ये परीक्षण बताया था, या इसका जो है ये परीक्षण दिया था या सिद्धांत दिया था। लियोपोल्ड बेलोक ने, या मॉर्गन ने, या टेंडलर ने, या फिर आइजैक ने। तो इसमें दोस्तों याद रहे कि बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण जो है, बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण कुछ कार्डों के माध्यम से परीक्षण किया जाता था, तो इसको का प्रतिपादन जो है लियोपोल्ड बेलोक ने किया था। लियोपोल्ड बेलोक ने। ठीक है ना। बस खाली सिद्धांत का नाम याद रख लीजिएगा और उस विद्वान का नाम याद रख लीजिएगा, इसी के साथ आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट सेशन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूं। बाकी के सभी सेशनों में मैंने पूरे विस्तार से डिस्कस किया है हर एक क्वेश्चन पर। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं रक्षा तंत्र पर। रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म। पूछा गया कि इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से, क्या दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इदम और परा अहम, अहम और इदम, या अहम और अवचेतन, या अहम और परा अहम। तो याद रहे व्यक्तित्व की जो दो संरचनाएं हैं उनमें से इदम और परा अहम को मानसिक संघर्ष हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें रक्षा तंत्र की, तो दोस्तों ये फ्राइड साहब ने ये सिद्धांत दिया था और इसमें 3 बातों को बताया था, इदम, अहम और परा अहम को। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, विस्तार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है? कौन सी मूल प्रवृत्ति पर? फ्राइड ने व्यक्तित्व की कौन सी मूल प्रवृत्ति पर सबसे अधिक जोर दिया है? संचय की प्रवृत्ति पर, रचना प्रवृत्ति पर, काम प्रवृत्ति पर, या एकांत प्रवृत्ति पर? तो याद रखिएगा फ्राइड साहब ने व्यक्तित्व की काम प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है, तो व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? इदम, अहम, परा अहम, या फिर उपर्युक्त सभी? तो व्यक्तित्व का कार्यपालक जो है दोस्तों ये अहम कहलाता है, क्योंकि अहम, इदम, अहम और परा अहम ये 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे।
क्लियर है, उनमें से अहम जो है ये कार्यपालक कहलाता है व्यक्तित्व का। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है चार ऑप्शनों में से कौन? इदम, अहम, परा अहम या फिर कोई नहीं, लिबिडो। ये तो अचानक से रख दिया गया है, ऐसा कुछ ऑप्शन होता नहीं है। तो पूछा गया है कि नैतिकता के सिद्धांत पर इदम काम करता है, अहम करता है या परा अहम करता है। तो याद रखिएगा परा अहम जो है, मैं जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उसमें स्पष्ट था कि इदम अवचेतन स्थिति में काम करता है, अहम चेतन स्थिति में काम करता है, लेकिन जो परा अहम है ये चेतन और अवचेतन दोनों ही परिस्थिति में काम करने योग्य होता है। इसलिए कहा गया है कि नैतिकता के सिद्धांत पर परा अहम ही कार्य करेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, या फिर विद्यालय से प्राप्त अनुभव के द्वारा, या फिर परिवार के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है ये इन तीनों के ही द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ और स्ट्रोंग रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए विद्यालय को? घर पर अनुकूलता देना, मतलब घर पर ही व्यवस्था करवा देना पढ़ाई लिखाई की, या फिर बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, या फिर शिक्षण की उपयुक्त विधियां, या फिर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। तो याद रहे जो विद्यालय हैं वहां पर नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता रहना चाहिए। ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के टीएटी, ये बिंदु यहां पर गलत लगा हुआ है, एक्चुअल में इसको डायरेक्टली हम बोले तो टीएटी, ठीक है ना, टीएटी इसको बोला जाता है। इसको हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और जितने भी परीक्षणों की हम यहां चर्चा कर रहे हैं ये सब के सब व्यक्तित्व को परीक्षित करने के हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के ही सिद्धांत हैं। तो पूछा गया है कि जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है या टीएटी टेट है, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 20, 30, 40 या 50? तो याद रखना दोस्त, कितने कार्ड कितने होते हैं? 30 कार्ड होते हैं। और बेसिकली मैं इसमें आपको एडिशनली बता दूं, इसमें 31 कार्ड होते हैं। कितने? 31 कार्ड होते हैं, 30 नहीं बल्कि 31 कार्ड होते हैं, +1 होता है एक साथ में। लेकिन यहां पर 30 कार्ड इसलिए बताए गए हैं क्योंकि 30 कार्ड जो होते हैं इन कार्डों में अलग अलग रंगों के चित्र होते हैं, लेकिन जो एक कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है पूरी तरह से। ठीक है ना, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए इन कार्डों का प्रयोग किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। उनमें से एक कार्ड ब्लैंक होता है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन भी है, पढ़ लीजिएगा। किसने दिया था ये सिद्धांत? तो हेनरी मरे ने दिया था, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की किस विधि से समाज के व्यक्तियों की जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है? तो व्यक्तित्व को मापने की वो कौन सी विधि है जिससे समाज का निष्कर्ष निकाला जाता है? ये समझिए कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि है, या साक्षात्कार विधि है, समाज मिति विधि है, या फिर कागज पेंसिल विधि है? तो याद रहे समाज की जानकारी का निष्कर्ष निकालना है, समाज मिति विधि है। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, आंसर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? सिगमंड फ्राइड ने 2, 3, 4 या 5? तो याद रहे सिगमंड फ्राइड ने 4 अंग बताए हैं व्यक्तित्व के। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, दोनों का, या किसी का नहीं? तो व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का तो पड़ता ही पड़ता, साथ ही साथ वहां के वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा, दोनों का। अगला प्रश्न लेते हैं। स्प्रंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो स्प्रंगर साहब जो है उन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया है? व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है किस आधार पर किया है? समाजशास्त्री आधार पर किया है, या शारीरिक संरचना के आधार पर किया है, आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर? तो याद रहे हर एक विद्वान ने, हर एक जो है समाजशास्त्री कहें या फिर कहें कि किसी भी विद्वान को ले लीजिए आप, किसी भी विद्वान जब कोई सिद्धांत देता है तो सिद्धांत का परीक्षण करने के बाद में, या कहें कि परीक्षण करने से पहले भी, उसका अर्थ बताते हुए, उसकी कमियां या उसकी आलोचना बताने के बाद में, उसका भली भांति जो परीक्षण करने के बाद में उसका वर्गीकरण भी किया जाता है।
जब कोई सिद्धांत दिया जाता है तो उस सिद्धांत को एक आधार दिया जाता है जिस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, और हर एक विद्वान के अलग अलग वर्गीकरण होते हैं। जैसे व्यक्तित्व के, जब हम व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं या व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो हर एक विद्वान जिसने भी व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है उस हर एक ने उसका अलग अलग वर्गीकरण किया है। और इसी प्रकार से प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि स्प्रेंगर जो साहब हैं, इन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो इन्होंने समाजशास्त्री आधार पर वर्गीकृत किया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व कौन सा होता है? अमानवीय व्यवहार मतलब कौन सी ऐसी पर्सनालिटी होती है जो अमानवीय व्यवहार करती है? सतोगुणी पर्सनालिटी होती है, राजसी, तामसी, या कोई नहीं? तो याद रहे, तामसी व्यक्ति जो होता है, जो तामसी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति अमानवीय व्यवहार कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उदासीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति शक है ना, तो संदेह टाइप के होते हैं, और ये नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक कार्यों को करने वाले व्यक्ति होते हैं जो तामसी व्यक्ति होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कौन सा होगा? अंतर्मुखी या बहिर्मुखी? सीधी सी बात है, जो सृजनशील बालक होता है, बच्चा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है या बहिर्मुखी होता है? तो एग्जैक्टली बहिर्मुखी होता है, और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में काफी डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं, है ना, तो ज्यादा अनावश्यक रूप से समय देने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण या वाक्य पूर्णता परीक्षण किस विद्वान ने दिया था? वाटसन ने, J.L. मोरेनो ने, या लियोपोल्ड बेलोक ने, या पाइन और टेंडलर ने? तो पाइन व टेंडलर ने ही यह सिद्धांत दिया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, रोरसा शाही धब्बा, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10, 20, 30 या 40? याद रखना, इसमें 10 कार्ड होते हैं, शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। व्यक्ति इतिहास विधि ही व्यक्तिनिष्ठ विधि होगी। क्लियर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बेटलर ने कितने शील गुणों की चर्चा की? तो बेटलर साहब ने कितने शील गुण बताए हैं? बेसिकली तो मैक्सिमम विद्वानों ने तो सिर्फ 3 शील गुण बताए हैं, लेकिन बेटलर ने कितने बताए हैं दोस्तों? तो बेटलर ने 16 शीलगुण बताए हैं। कितने? 16 शीलगुण बताए हैं। ज्यादा, इससे ज्यादा जानना है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, यहाँ पर जानने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। करना है तो एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको इसका सही जो है, सभी 16 ही जो गुण है, शीलगुण, उन सबके बारे में डिटेल में मिल जाएगा आपको पढ़ने को। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? व्यक्तित्व का, देखिए मैंने कहा ना कि वर्गीकरण के अलग अलग आधार होते हैं, तो यहां पर उस विद्वान का नाम पूछा जा रहा है जिसने अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया हो। किसने किया? क्रैशमर ने किया, शेल्डन ने किया, स्प्रेगर ने किया, या आइजैक ने? याद रखिएगा, आइजैक ने, ठीक है ना, आइजैक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, आनुवांशिक प्रभाव है, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिनांक क्या है? जन्म दिनांक क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिनांक क्या है? तो पूरा देश जानता है इस बात को, तो 31 अक्टूबर 1875 है, कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वल्लभ भाई साबेर भाई पटेल, या सरदार पटेल, या वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं? तो एग्जैक्टली इनके पिता का नाम था साबेर भाई पटेल, ठीक है ना, तो इनके पिता के नाम के साथ में इनका नाम लिया जाता, तो वल्लभ भाई साबेर भाई पटेल इनका पूरा नाम होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पहले तो आप ये जान लीजिए, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में मनाया जाता है। वो कब से मनाया जा रहा है? ये तो 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कब मनाया था एग्जैक्टली डेट पूछी गई है, 15 अगस्त को, 25 दिसंबर, 31 अक्टूबर, या फिर 26 जनवरी? तो 31 अक्टूबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में, और वो इसलिए क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही संपूर्ण भारत को एकीकृत किया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल की स्वीकृति जन्म तिथि का स्रोत क्या है? मतलब ज्यादा उलझिए मत, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल की जन्म डेट हमें कहां से पता चली, जन्म दिनांक कहां से पता चलती है? उनके पासपोर्ट से,
या उनके ड्राइविंग लाइसेंस से या फिर उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र से। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र क्या होता है? जन्म डेथ सर्टिफिकेट होता है ना आपका, वही होता है। जन्म प्रमाण पत्र को ही हम मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र बोलते हैं। सरकारी दस्तावेज होता है ये, ठीक है ना, वो जन्म प्रमाण पत्र। तो ये मैट्रिकुलेशन जो प्रमाण पत्र होता है, इसके माध्यम से जो है वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि का हमें पता चलता है, स्रोत है उसका। वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना, गुजरात में हुआ था। गुजरात के किस नगर में हुआ था दोस्तों? तो नडियाद शहर में हुआ था। नडियाद कहीं पर नदियाड़ पड़ा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी। तो नडियाद शहर में जो है, इनके गुजरात के नडियाद शहर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम अबुल जाकिर जलालुद्दीन कलाम था, या फिर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, या अबुल साकिर, नहीं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को, या 15 अगस्त 1923 को, या है ना, वगैरह वगैरह। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1931 को। आप सभी भली भांति जानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा स्पीड से लेंगे, 2 प्रश्न मात्र बचे हैं। अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो कौन सा द्वीप है भारत का जिसको अब्दुल कलाम के नाम का नाम दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप, ओडिशा का व्हीलर द्वीप ही है, वह द्वीप है जिसे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा अब्दुल कलाम के बारे में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है, मतलब 4 जो आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन कौन सा? एक शुरू से पढ़ते हैं। कलाम साहब ने 2007 में भारत रत्न प्राप्त किया, क्या गलत है? नहीं, ये सही है, इन्हें 2007 में भारत रत्न मिला था। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम साहब का निधन 17 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में असम, भारत में हुआ था, क्या ये सही है? तो एग्जैक्टली ये गलत है, क्योंकि ये 17 नहीं बल्कि 27 जुलाई को कलाम साहब का निधन हुआ था। बाकी सारा डेटा कंटेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ऑप्शन ए इसमें भी है कि भारत 2020 न्यू मिलेनियम के लिए एक विजन किताब जो है 1998 में लिखी गई थी कलाम साहब के द्वारा, तो क्या सही? बिल्कुल एग्जैक्टली सही था ये भी। तो कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया था, क्या? एग्जैक्टली किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हमारा ये पार्ट और ये सीरीज होती है कंप्लीट। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं लेक्चर नंबर 9 के रूप में इसका मॉडल पेपर भी ले आऊंगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों पर एक साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में। और अगर आप लोगों की कमेंट आती है तो साइबर सुरक्षा वाला जो सब्जेक्ट है आपका एक और फाउंडेशन में, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको आपके एग्जाम डेट बतानी होगी। एग्जाम डेट अगर आपको 1 हफ्ता भी एग्जाम डेट में होगा तो हम उस सब्जेक्ट को भी कवर कर लेंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में उसे भी जल्दी ही कवर कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।